मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो आधुनिक भारत का इतिहास, हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, हाँ, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। आज से हम लोग शुरू करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के। मैंने 3 चरण बताए थे ना, तो 2 चरण हम लोग निपटा दिए हैं। अब बहुत ही अहम पड़ाव चलेगा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, जो तीसरा चरण है। कौन सा चरण हम लोग पढ़ेंगे? तीसरा चरण पढ़ेंगे। पहला और दूसरा चरण जो टाइमिंग था, पहला चरण का था 1885 से लेकर के 1905 तक, बंगाल विभाजन तक का चरण जो है क्या था? पहला चरण था। और दूसरा चरण कहाँ शुरू होता है? 1905 से और 1919 तक। और आज जो तीसरा चरण चलेगा वो है 1919 से लेकर के आज़ादी तक, 1947 तक। ठीक है, ये लास्ट चरण है। इस चरण की घटनाओं को आपको तारीख वाइज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तारीख वाइज, दिन तारीख सब याद रखना पड़ेगा। और यहीं से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब 50% से अधिक पोर्शन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और पूरे हिस्ट्री से अगर प्रश्न आते हैं तो 50% मॉडर्न हिस्ट्री से, बाकी जो है थोड़ा बहुत जो है मेडुअल से रहता है और एंशिएंट से रहता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी कंपटीशन में। अब देखो, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, कुछ बच्चे जो बिना साइंस बैकग्राउंड वाले हैं और उन्हें साइंस में अगर रुचि नहीं है पढ़ने में, तो उन्हें रुचि उत्पन्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे जो है कंपटीशन में इसीलिए मतलब नहीं कर पाते हैं, मात खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सारे जो है प्रश्न कहाँ से आएंगे? हमारे सब्जेक्ट से आएंगे। और जब प्रश्न जाकर देखते हैं वहाँ से, तो विज्ञान से भी खूब प्रश्न रहते हैं। ठीक है, और रीजनिंग वगैरह से भी प्रश्न रहते हैं। तो किसी भी पोर्शन को नज़रअंदाज नहीं करना है, सारे पोर्शन पढ़ने हैं, समझ करके पढ़ने हैं। इसीलिए मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ कि जो है कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तो फैक्ट्स जो दिमाग में याद रहेंगे। साइंस वाले बच्चों के लिए तो जो मतलब इतिहास भूगोल है ये आसान है, तो समझ में आ जाता है। लेकिन जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनके लिए साइंस थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसको काफ़ी ईजी करने का, करता हूँ ना। और वहाँ पर फोकस भी कर देता हूँ साइंस में, जहाँ से प्रश्न आते हैं उन चीज़ों को मैं फोकस कर देता हूँ। बाकी तो कंसेप्ट बनाता हूँ कि एक तरीके से कहानी बना करके कंसेप्ट क्लियर करके और आपके दिमाग में बैठा दूँ उस बात को। ठीक, तो इसलिए फोकस करता हूँ उन चीज़ों पर जहाँ से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो इसलिए इसको हल्का नहीं लेना, साइंस को भी उतना ही महत्व देना है, क्योंकि अब जो है ट्रेंड बदल रहा है परीक्षाओं का। किसी भी कंपटीशन में परीक्षाओं का पहले जैसा दौर नहीं रहा, क्योंकि अब तो सारी चीज़ रिपीट हो रहे हैं ना। पूरा सिलेबस, अब तक कितने बार परीक्षाएं, बहुत सारे सालों से हो रही परीक्षाएं, तो सब कुछ उसी सिलेबस से वहीं से आना है। जितना कुछ है, इतिहास तो बदल नहीं रहा। जो इतिहास है 1947 तक का इतिहास है पूरा, तो वहीं से आना है। तो अब ये नए नए पोर्शन पकड़ते हैं। साइंस में हर रोज़ रिसर्च होते हैं नए नए, तो कम से कम जो ट्रेडिशनल साइंस है उसको आप समझे रहोगे ना, जो परंपरागत साइंस है उसको समझे रहोगे, तो जो नए रिसर्च होते हैं, नए खोज होते हैं, तो उनको आप जल्दी से समझ जाओगे। ठीक है, तो इसलिए साइंस को भी बहुत अच्छी तरीके से समझना है। सामान्य साइंस से प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गहराई में उतर करके। यहाँ तो मैं उस लेवल का भी पढ़ा देता हूँ कि बच्चा अगर नीट की तैयारी करने वाला होगा तो उसको भी कुछ प्रश्न मिल जाएंगे। उस टाइप के भी मैं कुछ डीपली चला जाता हूँ। लेकिन जो है वो डीपली इसलिए जाना पड़ता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए उस बात को लेकर के। ठीक, तो जो है साइंस को हल्का नहीं लेना है, साइंस भी बराबर ही पढ़ना है आपको, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में तीसरा चरण हम लोग देख रहे हैं 1919 से 1947 तक। अभी देखो, भारत में परिस्थितियाँ जो थी वो जो है एक कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सारी परिस्थितियां चल रही थी। उसमें भी 2 दल बढ़ चुके थे, लीग आ गया था, सब घौच पोच हो गया था। तो भारत को एक ऐसे लीडर की आवश्यकता थी जो सबको क्या कर सके, यूनाइट कर सके, कहीं ना कहीं जो है यूनाइट करके ले चल सके। तो एक व्यक्ति का जन्म होता है जो है जन्म लेता है सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए, शायद ईश्वर ने उसको हिंदुस्तान में जन्म कराया था कि जा करके हिंदुस्तान में उसे कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे
अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाए। तो उस व्यक्ति का नाम आप बता सकते हो? महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी। तो उस इंसान का नाम महात्मा गांधी था जो जन्म लेता है। तो ये इसीलिए इस पूरे पीरियड को, तीसरे चरण को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। किस युग के नाम से जानते हैं? गांधी युग के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये हालांकि गांधी जी का योगदान तो बहुत था आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महती भूमिका निभाई थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। लेकिन जो और बलिदानी थे उनको हम नकार नहीं सकते हैं। साथ में क्रांतिकारी घटनाएं भी होती रहती हैं। हम लोगों ने अभी क्रांतिकारी घटनाओं का पहला चरण पढ़ा है ना। अब इसके साथ में पैरेलल में 1924 से शुरू होंगी क्रांतिकारी घटनाओं का द्वितीय चरण, जो 1945-46 तक चलती हैं, आज़ादी तक चलती हैं, लगभग 46 तक जो है। तो उन घटनाओं को भी पैरेलल हम चलेंगे, उसमें देखेंगे आप बारी बारी से भगत सिंह आते जाएंगे, भगत सिंह जैसे बलिदानी आएंगे और जो है चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग आएंगे, और लास्ट में जो है आपको सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आएंगे। तो ये सब भी लगातार चलते रहे। दोनों एक मतलब एक साइड में चल रहे हैं गांधी जी, तो दूसरे साइड में चल रहे हैं क्रांतिकारी। ठीक है, तो इनको भी नकार नहीं सकते हैं आज़ादी में। इनका इतिहास जो है उतना ज़्यादा इतिहासकारों ने इन पर फोकस नहीं किया है, क्योंकि जो पहले जो इतिहास लिखते थे वो अंग्रेज़ों के ही फेवर में तो लिखते थे। जो इतिहासकार होते थे लिखने वाले, तो ये चूँकि इनको आतंकवादी करार दिया गया था, अंग्रेज़ों की नज़र में ये आतंकवादी थे, लेकिन हमारे लिए तो ये क्रांतिकारी थे, क्योंकि इन्होंने अपनी लहू बहाया, अपनी बलिदान दी और हमारा देश आज़ाद हुआ। और ये बम दागते थे, गोली चलाते थे, तो अंग्रेज़ को मारते थे। अंग्रेज़ों ने इनको क्रांतिकारी नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? आतंकवादी कहा था। तो इसलिए उस समय के जो इतिहासकार थे, जो लिखने वाले थे, वो सब पाश्चात्य इतिहासकार थे, पश्चिमी सभ्यता के। और भारतीय भी तो जो थे वो सब अंग्रेज़ इंग्लैंड से, विदेश से पढ़कर आए थे, तो उनके भी अंदर जो भावना थी वो उसी टाइप की थी। तो उन्होंने जो इतिहास लिखा ऐसे ही लिखा है। लेकिन हमें जो है जब इतिहास को पढ़ें तो उसको पढ़ने के बाद में एक अपना जो है अपनी सोच डेवलप करने की आवश्यकता है। ठीक है, और यही जब सोच आपकी डेवलप होगी तो जब इतिहास को पढ़े रहोगे अच्छी तरीके से, मतलब तथ्यों के साथ में समझे रहोगे, तो एक आपके अंदर जो ब्रेन डेवलप होगा वो फिर अगर आप आगे जाकर सिविल की तैयारी करना चाहते हो, IAS PCS की, तो वहाँ पर जो लेखनी का प्रश्न आता है, लिखने का जो लिखित मेंस पेपर होता है, तो उसमें जो है ये बहुत काम आता है। एकदम बिल्कुल घुमा करके आप अपने शब्दों के साथ मतलब हेर फेर करके उत्तरों को लिखा जाता है, तो उससे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इसलिए जो है जो किताब में लिखा है भाई सच्चाई वही थोड़े नहीं जो लिखा है जो हम पढ़ रहे हैं, सच्चाई तो उसके पीछे कुछ और भी होगी जिसको यहाँ लिखा नहीं गया, दिखाया नहीं गया है। तो उन चीज़ों को हमें ढूंढना है, और उन चीज़ों को ढूंढेंगे जब किताब हम पढ़ते हैं तो दो शब्दों के बीच में तीसरा शब्द छिपा रहता है। और जब आप मतलब इस तरीके से पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, तो वो चीज़ भी खोजना शुरू कर दोगे, सीख जाओगे कि जो है दो शब्दों के बीच में जो तीसरा शब्द छिपा है उसको कैसे निकालना है, तो ये भी आप आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ मांगती है। इसलिए देखो, परिश्रम मेहनत करो तो अच्छी तरीके से करो, थोड़ा सा रम करके, और बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ाई में। पढ़ाई लोग बोरिंग मानते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ इससे मज़ेदार चीज़ तो कोई है ही नहीं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें, नई नई चीज़ जो है। और इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान जो है इसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। घर में जो है 2 भाई हैं 3 भाई हैं तो उनमें संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन अभी तुम्हारे घर में अगर तुम 2-3 भाई हो और तुमको समझ में आ गया कि जो है घर में जो है 10 बीघे खेत है, सब में बढ़ जाएंगे, तो हम क्यों ना करें, बाप का पैसा है उसी पैसे से हम अपना ज्ञान बढ़ा लें, और ज्ञान बढ़ा लेंगे तो आगे चल करके वो काम आएगा, नौकरी लग जाएगी और अच्छा काम होगा, फिर हमारी नौकरी लगेगी तो बच्चों के लिए हम ज्ञान मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कम से कम उन भाइयों से तो आगे निकल जाओगे जो भाई ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई की तरफ। तो इसलिए जो है पिताजी की कमाई का पैसा आप पढ़ाई में लगाओ, अभी इस उम्र में ज्ञान अर्जन करने में लगाओ, अच्छी किताबें पढ़ो और अच्छी चीज़ें पढ़ो जो है, तो उससे ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो इस महात्मा गांधी के युग को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जो कि 1900, हालांकि गांधी जी आ जाते हैं 1915 में ही भारत, लेकिन ये युग शुरू होता है 1919 से 1947 तक, क्योंकि अभी तक जो है इस दौरान गांधी जी आए तो थे, लेकिन विश्व युद्ध छिड़ गया था ना, तो कोई इतना महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घटित हुई थी, सिर्फ चंपारण जैसे घटनाएं हुई थी छोटी मोटी। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे अभी। तो अब गांधी जी के बारे में कुछ जब बातें पढ़नी है, गांधी जी का युग देखना है, तो इनके बारे में, इनकी जीवन परिचय के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, छोटे मोटे परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो इन्हें भी नकारना सही नहीं है। तो इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर को, सभी को पता है, ये तो सामान्य सी बात है, 2 अक्टूबर 1869 को, 69 को।
ठीक, अब इनको हम ले चलते हैं मानचित्र पे, कहाँ पर हुआ जन्म, थोड़ा सा बड़ा मानचित्र बनाएं। तीसरा चरण है, सब लोग जान गए हैं। अब यहाँ से मानचित्र बनाते हैं, ठीक है। भारत के मानचित्र से जो है पढ़ते हैं इतिहास को। मानचित्र से पढ़ने से ये रहता है कि हाँ हम वहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है, यही तो होता है। तो इसलिए जो है मानचित्र से थोड़ा सा समझ में आती है बातें। अब देखो गुजरात, आपको पता है गुजरात कहाँ, ये वाला राज्य क्या है, गुजरात है। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ था और स्थान था पोरबंदर। कौन सा बंदर था, पोरबंदर। बंदर के आगे पोर लगा दो तो ऐसा बंदर जो पोरबंदर हो, ठीक है। तो पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ये पोरबंदर क्या है, पत्तन है। पत्तन किसको कहते हैं, जो बंदरगाह, तो उसका दूसरा नाम हो गया पत्तन, बंदरगाह, पोर्ट, ठीक है, पोताश्रय। तो ये एक स्टेशन होता है जहाँ पानी के जहाज रुकते हैं, सवारी और सामान उतारते लादते हैं, चढ़ाते उतारते हैं, तो उसी को पत्तन कहते हैं, ठीक। तो पोरबंदर में हुआ था इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869। इनके माता का नाम था पुतली बाई। माता का नाम क्या था, पुतली बाई, ठीक है। पुतली बाई इनकी माता का नाम था। पिता का नाम था इनके करमचंद गांधी। पिता का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है, जो पोरबंदर के क्या थे, दीवान थे। अंग्रेजों के समय में छोटी मोटी दीवानी मिल जाती थी जहाँ से राजस्व इकट्ठा करना है, तो उसको क्या कहते थे, दीवान। तो पोरबंदर के ये क्या थे, यानी अच्छे घर से थे, तो पोरबंदर के ये क्या थे, दीवान थे। कौन, करमचंद गांधी, जो इनके पिताजी का नाम था। और करमचंद गांधी को कबा गांधी भी कहा गया है। क्या कहा जाता था, कबा गांधी, ठीक है, वही जो है कबा गांधी। तो इनको कबा गांधी भी कहा गया है। प्रश्न कभी कभी आ जाता है कबा गांधी किसको कहा गया है, ठीक। तो ये करमचंद गांधी इनका नाम था और इन्हीं के नाम पर गांधी जी का पूरा नाम जो पड़ता है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम पड़ता है, वैसे तो इनका नाम मोहनदास था, लेकिन इनके साउथ में, गुजरात वगैरह में पिताजी का भी नाम जोड़ा जाता है। उन नाम के जो है पहला नाम तो बेटे का होगा, फिर पीछे नाम किसका जोड़ दिया जाता है, पिताजी का नाम। तो मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम क्या था गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक। और इनके अगर पत्नी की बात करें तो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। कौन सी गांधी थी, कस्तूरबा गांधी, ठीक। कस्तूरबा गांधी को बा भी कहते थे, प्यार से क्या कहते थे गांधी जी, बाप कहकर बुलाते थे, बा, ठीक। कबा गांधी तो कौन हो गए, करमचंद गांधी। और बा किसको कहा गया है, कस्तूरबा। कौन कहते थे, गांधी जी कहते थे इनको प्यार से। घरेलू नाम जैसे हम लोग कह देते हैं अपनी पत्नियों को, जो है पत्नियों नहीं, एक ही पत्नी होती है, ठीक। तो बा कहते थे प्यार से, ठीक। अब इनकी शादी देखो, कहते हैं बचपन में शादी हो जाती तो कुछ कर नहीं पाते। गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। पहले बाल विवाह होता ही था, और मैंने बताया विज्ञान पढ़ाते हुए बाल विवाह का क्या कारण था, क्योंकि 12-13 साल की उम्र क्या होती, पबर्टी की एज होती है, उस समय यौन आरंभ हो जाता है, यौनावस्था होती है, ठीक है। तो उस कारण जो है पहले शादी कर दी जाती थी बचपन में ही। तो 12-13 साल की उम्र में कस्तूरबा से शादी हो जाती है गांधी जी की। और ये 1944 तक जो है उनके साथ धर्मपत्नी के रूप में रहती हैं, बहुत सहयोग करती हैं गांधी जी का। 1944 में जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, पूना जेल में। कहाँ पे, पूना जेल में, महाराष्ट्र में, पूना है यहाँ पर, ठीक। तो इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, पूना जेल में, ठीक। और इनके पुत्रों की अगर बात करें तो इनके जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे। कभी कभी पूछ लेता है तो नाम भी जान लो। एक इनके तो 2 तो लाल थे, हरीलाल, 2 लाल थे, हरीलाल, और एक मणिलाल, हरीलाल और मणिलाल। और 2 दास थे, दो बच्चों का नाम दास से शुरू होता है। तो एक तो आपका रामदास हो गए, ठीक, और एक थे देवदास, ठीक। देवदास कौन से, देवदास मूवी वाले देवदास नहीं, देवदास मूवी आई थी ना, वो नहीं। तो ये इनके पुत्र थे, उतने ज़्यादा खास नहीं थे, बहुत ज़्यादा इनका कोई योगदान नहीं इतिहास में, लेकिन इनके पुत्रों का नाम आपको थोड़ा सा जान लो, बस 4 पुत्र थे, ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में जानना है। और एक इनके 5वें पुत्र थे, ठीक है, जो मानस पुत्र थे। कैसे पुत्र थे, मानस पुत्र थे, अर्थात उनको मानते थे, अपना बेटा मानते थे। लोग मान लेते हैं ना कि हमारा बेटा है। तो 4 बेटों से ज़्यादा साथ कौन रहा इनके, जो है मानस पुत्र रहे, जमनालाल बजाज। उनका नाम था जमनालाल बजाज। ये व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जमनालाल बजाज जो है
इनके साथ रहा करते थे, आर्थिक सहायता करते थे गांधी जी की, ठीक है। तो इनके मानस पुत्र थे, इतिहास इनके साथ रहे हैं काफ़ी समय तक, तो इसलिए इनका नाम भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये तो इनकी कुछ बैकग्राउंड है, इनकी पारिवारिक कहानी है। और अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो गांधी जी की शिक्षा जो प्रारंभिक, भाई बचपन में आप सब गांव में पढ़ रहे हो, तो ऐसे गांधी जी भी बचपन में गांव में पढ़े थे। तो हाँ, राजकोट यहीं पर एक स्थान है, राजकोट, यहाँ पर ये पढ़े थे। कहाँ पर? राजकोट में, गुजरात में ही एक स्थान है राजकोट। तो बचपन में इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ की? राजकोट में प्रारंभिक शिक्षा की, कक्षा 5 तक पढ़े, 6 तक पढ़े, जो भी है प्रारंभिक कक्षा 8-5 तक, ठीक। तो इन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली? राजकोट से ली। फिर चूँकि इनके पिताजी जो है दीवान थे, पैसा वैसा था ही, और उसमें चलन था कानून की पढ़ाई करने का, बैरिस्टर बनते थे। आजकल वकील को कोई बैरिस्टर थोड़े नहीं कहता, उस समय वकील को बैरिस्टर कहते थे, और बड़ा नाम होता था कि आदमी ये बैरिस्टर है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है तो कानूनी जानकारी भी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है गांधी जी बैरिस्ट्री पढ़ने चले जाते, पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बैरिस्ट्री पढ़ने लंदन चले जाते हैं, पैसा था ही, तो यहाँ से उड़ान भरते हैं, उड़ान नहीं, जहाज़ तो था उस समय, था ही नहीं, तो ये पानी के जहाज़ से बैठते हैं और कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं, ठीक। तो लंदन से इन्होंने कानून की पढ़ाई की, किसकी की? कानून की पढ़ाई की, ठीक है। तो कानून की पढ़ाई करके फिर क्या बन गए? बैरिस्टर बन गए, वकील बन गए। बहुत अच्छे वकील नहीं थे, वकालत इनकी चलती वलती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में अच्छे थे नहीं, लेकिन ज्ञान हो गया था थोड़ा बहुत जो है कानून का। तो वकालत चल नहीं रही थी, बेचारे बेरोजगार बैठे थे हिंदुस्तान में, सोचे जो है क्या किया जाए, बेरोजगारी हो गई है, कानूनी हमारा वकालत चल नहीं रहा है। लेकिन उसी दौरान जो है इनका एक भाग्य उदय हो गया। भाग्य उदय ऐसे हुआ कि 1893 में भारतीय एक मुसलमान था जो अफ्रीका में रह रहा था। अफ्रीका में, चलो विश्व का नक्शा बनाते हैं। अफ्रीका में भारतीय मुसलमान था दादा अब्दुल्ला, ठीक, दादा अब्दुल्ला। ये जो है पूरे विश्व का ही नक्शा बना देते हैं। ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, और ये है आपका अरब प्रायद्वीप, ये है आपका हिंदुस्तान, ये है आपका यूरोप, ठीक, और इस तरीके से ये है इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जापान है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक, चलो काम चलो बन गया, ठीक, और ये है आपका ग्रीनलैंड, ठीक। तो अब ये जो है पोरबंदर से जहाज़ पर बैठते हैं और इनके लिए निमंत्रण आ जाता है जो है कानूनी लड़ाई के लिए। दादा अब्दुल्ला जो व्यापारी थे, गुजरात के व्यापारी, कहाँ रह रहे थे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका ये है ना, यहाँ पर रह रहे थे कौन? दादा अब्दुल्ला। तो 1893 में ये जहाज़ पर सवार होते हैं, चल देते हैं दक्षिण अफ्रीका। कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। कब आते हैं? 1893 में, ठीक। तो अब इनका जो है इतिहास हम लोग अफ्रीका में पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में। तो साउथ अफ्रीका 1893 में गए, किस कार्य के लिए गए? मुकदमा लड़ने। किसका मुकदमा लड़ने गए? दादा अब्दुल्ला का। तो दादा अब्दुल्ला का उनका एक पारिवारिक मुकदमा था, तो उसको लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर अंग्रेज ज़्यादा ही कुछ जो है अपना रंग भेद की नीति थी, काले और गोरों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पहुँचते हैं तो इनको सबसे पहला झटका ये लगता है, भाई मुकदमा तो चल ही रहा है, तो ये डरबन एक स्थान है, एक शहर है यहाँ पर तट, इस यहाँ पर जो है इस तट के सहारे दक्षिण अफ्रीका में। डरबन से ट्रेन जा रही थी प्रिटोरिया। कहाँ जा रही थी? प्रिटोरिया। तो ये प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन यहाँ पर है, ठीक है, डरबन से ये प्रिटोरिया जा रहे थे। कभी कभी प्रश्न आ जाता है प्रिटोरिया, आपने सुना भी होगा इनकी कहानी के बारे में। तो डरबन से प्रिटोरिया के लिए इन्होंने भाई पैसा था ही, और तो इन्होंने ये श्रेणी का जो है टिकट खरीदा, ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा और उसमें बैठ गए, जिसमें सिर्फ गोरे बैठते थे। तो ये बैठ गए उसमें ट्रेन में, फर्स्ट क्लास की ट्रेन में। और एक गोरा आता है, यहीं पर एक जो है मारिट्सबर्ग स्टेशन है, मारिट्सबर्ग। कौन सा स्टेशन है? मारिट्सबर्ग। बीच में ही, अभी ये प्रिटोरिया जा रहे थे, कहाँ से? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, लेकिन बीच में एक स्टेशन पड़ता है मारिट्सबर्ग। तो उसी स्टेशन पर एक गोरा आ जाता है और इनको देखता है कि तो काला बैठा है यहाँ पर, उसे क्या पता है कि आगे चलकर गांधी बनने वाला, डंडा लेकर हमको भगाएगा, ठीक है। तो वो कहता है अरे तुम यहाँ कैसे बैठे हो भाई, तुम तो काले हो, कालों को ब्लैक्स आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास जो है ट्रेन बोगी। तो कहता है अरे मेरे पास तो टिकट है फर्स्ट क्लास का, क्यों नहीं अलाउ है? कहते टिकट विकट कुछ नहीं चलेगा। नहीं मैं बैठूंगा।
मारो, पुलिस को बुलाता है, मारो इसको धक्का, तो लतिया करके और ट्रेन से नीचे गिरा दिया जाता है। तो मारिसबर्ग स्टेशन पे ये गिर जाते हैं नीचे, ट्रेन से स्टेशन पर बाहर कर दिया जाता है, इनको सामानों से फेंक देते हैं। तो इस तरीके से फिर ये उनको लगता है कि जो है हम सिर्फ मुकदमा लड़ने के लिए नहीं आए हैं अफ्रीका में, यहाँ पर मुझे कुछ और करना चाहिए, जो है किसी और काम के लिए मुझे यहाँ लाया गया है। इनकी अंतर चेतना, अंतरात्मा कहती है कि ये अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रहे हैं, रंगभेद की नीति है, काले गोरों के बीच जो इन्होंने दीवार खड़ी कर रखी है, तो उसके खिलाफ हमको लड़ना होगा। अब लड़ने के लिए रहना पड़ेगा, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, तो फार्म हाउस बने होते हैं लोगों के, बड़े बड़े मकान खेतों में बना लेते हैं। तो कुछ लोगों ने सहयोग कर दिया, तो ये जो है एक फार्म हाउस बनाते हैं, टॉलस्टॉय फार्म हाउस। कहाँ पर? टॉलस्टॉय। तो टॉलस्टॉय फार्म में ये रहने लगते हैं। कहाँ रहते हैं? टॉलस्टॉय फार्म में रहते हैं। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। तो टॉलस्टॉय फार्म कहाँ है? साउथ अफ्रीका। और गांधी जी किस फार्म में रहते थे? टॉलस्टॉय फार्म में रहते थे। ठीक, तो टॉलस्टॉय फार्म में रह रहे थे गांधी जी। और इसी दौरान फिर जब ये ट्रेन वाली घटना हुई, तो इसके बाद में फिर उन्होंने 1894 में कहे काम ऐसे चलेगा नहीं, लोगों को यूनाइट करते हैं। भारत में जो है अभी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, तो इन्होंने उसी की कॉपी करते हुए इन्होंने यहाँ पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। किसकी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो ये कब की नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना? 1894 में। तो 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ पर? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ठीक, नटाल एक जगह है, वहाँ पर जो कांग्रेस की स्थापना की उसका नाम रखा गया नटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक, और इसके बाद इन्होंने 1904 ईस्वी में, अब चूंकि जब कांग्रेस स्थापित कर दिया था, मतलब एक प्लेटफॉर्म बना दिया था, तो अब यहाँ पर ज़रूरत ये था कि भाई जो फार्म हाउस था टॉलस्टॉय, उसमें ज़्यादा लोग आ नहीं सकते थे मीटिंग सीटिंग करने के लिए। तो इन्होंने फिर फीनिक्स जो है एक आश्रम बनाया। 1904 ईस्वी में एक आश्रम बनाया जिसका नाम था फीनिक्स आश्रम। यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, अब प्रश्न दे देगा जो है साबरमती आश्रम, फीनिक्स आश्रम। ठीक है, तो साबरमती आश्रम में गांधी जी भारत में रहते थे और फीनिक्स आश्रम कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। ठीक, तो ये फीनिक्स आश्रम 1904 ईस्वी में स्थापित करते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। वहाँ से अपना 1906 ईस्वी में इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। 1906 ईस्वी में क्या शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। ठीक, पहला सत्याग्रह। अब प्रश्न आएगा, पहला सत्याग्रह लोग यहाँ पर दिक्कत कर जाते हैं कि पूछेगा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? 1906 में हुआ। और दे देगा पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह। क्योंकि अब दक्षिण अफ्रीका का इतिहास नहीं पढ़े हो तो पहला सत्याग्रह चंपारण को मारोगे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण था। जब पूछेगा भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण था। ठीक, लेकिन गांधी जी का मतलब टोटल होल सत्याग्रह पहला जो था वो कहाँ था? साउथ अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। अब इस सत्याग्रह, इसी को सविनय अवज्ञा भी कहा जाता है, सविनय अवज्ञा। ठीक है, तो इन्होंने पहला सत्याग्रह यहाँ शुरू किया 1906 ईस्वी में। और इसके अलावा 1909 ईस्वी में, अब ये लंदन जाया करते थे भाई, अंग्रेजों कुछ बातें रखने के लिए, अफ्रीका के जो है कालों की बात रखने के लिए इंग्लैंड जाया करते थे जहाज़ पर पानी की बैठ करके। तो एक बार ये इंग्लैंड गए हुए थे। आपका ब्रिटेन तो बनाया ही नहीं मेरे नक्शे में, ये क्या है? यहाँ पर इंग्लैंड है। ठीक, तो ये यहाँ से जो है आपका डरबन से जो है इंग्लैंड गए हुए थे और इंग्लैंड से 1909 ईस्वी में वापस आ रहे थे। इंग्लैंड से 1909 ईस्वी में वापस आ रहे थे। तो वापस आते समय जहाज़ काफ़ी लंबा समय है, टाइम लगता है, 5-6 महीने जहाज़ में टाइम लगेगा। तो ऐसे आदमी फिर खाली नहीं बैठता है। जो क्रिएटिव आदमी होता है, जिसको काम करना है, तो वो यात्रा के समय भी काम करेगा। तो गांधी जी 1909 ईस्वी में जहाज़ में बैठे बैठे किताब लिख डाली। इन्होंने एक किताब लिख दी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हाँ, कौन सी किताब लिख दी? हिंद स्वराज। ठीक है, तो गांधी जी ने, अब प्रश्न आएगा, गांधी जी ने हिंद स्वराज कहाँ लिखी? भारत में कि दक्षिण अफ्रीका में? तो दक्षिण अफ्रीका में लिखी। और कब लिखी? यात्रा के दौरान, 1909 में यात्रा के दौरान लिखी, जब लंदन से अफ्रीका आ रहे थे, साउथ अफ्रीका आ रहे थे। तो 1909 ईस्वी में इन्होंने हिंद स्वराज लिखी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कहाँ की? इनकी अफ्रीका प्रवास की। ये लगभग 21-22 वर्ष तक अफ्रीका में रहे। ठीक है, अब ये इसी बीच, अभी तो फाइनली 1915 में भारत आएंगे, लेकिन इसी बीच ये भारत आते हैं 1901 ईस्वी में। अब हम लोग भारत की सिनेरियो देखते हैं, भारत में इनको देखते हैं कहाँ कहाँ इनका क्या क्या जो है कार्य रहा है, वो तो खैर बाद में देखेंगे। लेकिन
पहली बार अफ्रीका के दौरान, अफ्रीका रहने के दौरान पहली बार भारत कब आते हैं? 1901 में आते हैं। 1901 में आते हैं, इधर ही देखते हैं। तो 1901 में ये पहली बार जो है अफ्रीका से भारत आते हैं कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने, कांग्रेस की मीटिंग अटेंड करने, क्योंकि इन्होंने भी नटाल कांग्रेस की स्थापना कर रखी थी ना। तो कांग्रेस से मीटिंग जो है करने के लिए कलकत्ता आते हैं। कब? 1901 में कलकत्ता आते हैं। 1901 में यहाँ पर अधिवेशन हो रहा था। 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दिनसा वाचा। कौन कर रहे थे? दिनसा वाचा। तो ये प्रश्न यहाँ से भी पूछ लेगा, थोड़ा सा घुस करके पूछ लेगा कि गांधी जी जिस अधिवेशन में पहली बार भाग लेने भारत आए थे, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिनसा वाचा ने। तो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन गांधी जी आते हैं सबसे पहले, और फिर अधिवेशन में भाग लेकर फिर कहाँ चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका, तो ये केवल बीच में एक बार आया, यहाँ से प्रश्न एक दो बार आया है, लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया तो आप कर सकते हो कि ये 1901 में भी आए थे, ठीक। और फिर वापस लौट गए थे, कांग्रेस के अधिवेशन के बाद वापस लौट गए थे। अब ये आते हैं 9 जनवरी को आते हैं 1915 में। 9 जनवरी 1915 को फाइनली भारत आ जाते हैं। 21-22 वर्ष प्रवास करने के बाद दक्षिण अफ्रीका में 21-22 वर्ष का समय व्यतीत करने के बाद में पूरी तरीके से भारत रहने कब आ जाते हैं? 9 जनवरी 1915। अब भारत से बाहर रहे तो ये प्रवासी कहलाए जाएंगे। भारत का व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में रहता है तो वो क्या कहलाता है? प्रवासी कहलाता है, ठीक। यानी वो प्रवास करने गया था वहाँ। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में, इनके आने के उपलक्ष्य में ही भारत सरकार ने एक दिवस इस दिन घोषित किया, प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। तो 9 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। अब मनाया ऐसे थोड़े नहीं जाएगा कि बस खाली घोषित कर दिया कि भारतीय प्रवासी दिवस है। तो इस दिन सम्मेलन होता है प्रवासियों का, भारतीय प्रवासियों का। 9 जनवरी को क्या करते हैं? सम्मेलन करते हैं। सम्मेलन अर्थात जो दुनिया में भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं ना, चाहे वो लंदन में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे अमेरिका में हो, तो उनको न्योता भेजा जाता है भारत सरकार द्वारा कि 9 जनवरी को तुम्हें आना है। और उसके पीछे भाई एक तो गांधी जी की इस जो है याद को संजो कर रखना है कि एक पहले प्रवासी थे जो भारत में मतलब आ करके और बहुत बड़ा इन्होंने आंदोलन किया, खड़ा किया। तो उन्हीं की याद में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है और उस प्रवासी दिवस में विदेशियों को इनवाइट किया जाता है। तो उसके पीछे 2 कारण हैं। विदेशी, अब भाई वहाँ पे मजदूरी करने वाले थोड़े नहीं बुलाएंगे, मजदूरी करने वाले भी तो जाते हैं जो यहाँ पर जो है अरब कंट्रीज में मजदूरी करते हैं। कोई जो है बर्तन धुल रहा है, तो कोई छगड़िया चरा रहा है, तो कोई जो है खान जो है तेल के खान में जो है काम कर रहा है, तो उनको थोड़े नहीं बुलाते हैं। किसको बुलाता है? कोई प्रधानमंत्री होगा, जैसे अब ऋषि सुनक हो गए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो उनको न्योता दिया जाएगा अगले प्रवासी दिवस में, ठीक है। तो अब ऐसे लोग आएंगे, वो काफ़ी बड़े मिलेनियर आदमी हैं इंग्लैंड के, ऋषि सुनक, ठीक है। तो ऐसे लोग वो जो वहाँ के राजा हैं, जो वहाँ के प्रिंस हैं, उनसे भी ज़्यादा संपत्ति वाला है ऋषि सुनक, बहुत पैसा है। तो अब ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, पैसे वालों को, उनसे आते हैं यहाँ पर, तो फिर कुछ ना कुछ डोनेशन देकर जाते हैं ना कि हम भारतीय थे, हमारे पूर्वज भारत के थे, तो चलो कुछ दे जाते हैं। अपने गाँव जाएंगे, गाँव तो अब रहे वहाँ तो वो मिलेंगे नहीं, उनके पुरखा रहे थे, तो गांव में जाएंगे, एक लगाव होगा, तो कह देंगे इस गांव को हम गोद ले लेते हैं, गांव में डेवलपमेंट करेंगे। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लालच भी है हमारे, हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन इससे जो है, जैसे अभी मोदी सरकार ने जो है प्रवासी दिवस आयोजित किया था पिछले बार कोरोना से पहले, बनारस में आयोजित किया था। और उसी समय इस टाइम ये पहली बार था कि इस तारीख को एक्सटेंड किया गया। और इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ था, ठीक है। तो प्रयागराज में कुंभ मेला फरवरी मार्च में लगता है, तो उसको एक्सटेंड करके जनवरी में नहीं किया गया, फरवरी मार्च में ले जाकर के किया गया। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, ध्यान है अभी। तो इसलिए किया गया था कि जो प्रवासी आएंगे वहाँ पर बनारस में, तो वो प्रयागराज मेला भी घूमेंगे और मेला जाएंगे तो कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, कमाई होगी, ठीक है। सब दिमाग से खेल होता है। तो इस तरीके से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है लगभग। तो अब ये भारत आ चुके हैं। अब भारत में इनकी जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, वैसे इसके बाद हम लोग पूरा इतिहास इनका पढ़ेंगे। तो ये पहले आते हैं, तो सबसे पहले एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उनसे जो मुलाकात होती है तो गोखले जी के विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं, गोखले जी के विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें अपना क्या बना लेते हैं? राजनीतिक गुरु बना लेते हैं, ठीक।
तो ये तो बात हो गई राजनीतिक गुरु बनने की। लेकिन जब ये भारत आए थे उस समय क्या चल रहा था यहाँ पर? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हो गया था और 1918 तक चला था। इसी बीच 1915 में भारत आए थे, तो भारत में चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अब इनको एक मौका मिल गया कि भारत गए हैं तो प्रथम विश्व युद्ध में हम भारतीय सैनिकों को घुसेड़ दें, जिससे कि अंग्रेज सरकार खुश हो जाए और हमको आज़ादी आसानी से मिल जाए। तो इन्होंने भारतीय नवयुवकों को प्रोत्साहित किया, जगह जगह जा करके भारत भ्रमण कर रहे थे। इनके राजनीतिक गुरु ने कहा कि पहली बार तुम आए हो तो भारत को जानो परखो, पूरे भारत का भ्रमण करो, टहलो घूमो देखो, जहाँ पान जो है उस पर बैठ करके, ट्रेन व्रेन पे बैठ करके। तो ये भ्रमण कर रहे थे, लोगों को जो है प्रोत्साहित भी कर रहे थे नवयुवकों को कि तुम लोग आकर के सेना में भर्ती हो। तो सेना में भर्ती होने के लिए उत्साहित किया था। तो इनको कहा गया था, गांधी जी को जो है सार्जेंट की संज्ञा दी गई थी, सैनिक भर्ती का सार्जेंट, सैनिक भर्ती वाला सार्जेंट कहा गया। तो सैनिक भर्ती का सार्जेंट किसको कहा गया है? गांधी जी को। तो प्रश्न यहाँ से आ जाता है। और किस दौरान कहा गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक भर्ती सार्जेंट जो है गांधी जी को कहा गया। अब इन्होंने काफ़ी मदद किया भाई, युवकों को भर्ती करवाया सेना में। तो अंग्रेज़ों का भी एक काम बनता था कि भाई जो है फ्री में इनको एक उपाधि दे देना है, नाम ही तो देना है उन्हें, क्या कोई पैसा थोड़े नहीं देना है। तो कैसरे हिंद की उपाधि देते थे अंग्रेज़ों ने इनको। कौन सी उपाधि दी? कैसरे हिंद की। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, कैसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी और जो है किसको दी गई थी और किसने दी थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कैसरे हिंद की उपाधि जो है अंग्रेज़ों ने दी थी गांधी जी को। कौन सी उपाधि? कैसरे हिंद की उपाधि। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटना ये हो गई। और इसके अलावा इन्होंने जो है यहाँ पर आकर के 1916 में, अब यहाँ भी रहेंगे ना, वहाँ तो रहते थे कहाँ? फिनिक्स जो है आश्रम बना करके, पहले तो टॉलस्टॉय फार्म बनाया, फिर फिनिक्स फार्म बनाया, फिर दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में आ गए। तो इनको रहने के लिए भारत में भी अब भाई सत्याग्रह चलाएंगे, क्योंकि पहला सत्याग्रह का प्रयोग कर ही चुके थे। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 1906 में। तो भारत में भी अब इनको कुछ ऐसा करना था, तो इनको रहने के लिए एक आश्रम की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर जो है अहमदाबाद है, गुजरात में एक स्थान है अहमदाबाद, जो साबरमती नदी के तट के किनारे है। कहाँ पर है? साबरमती नदी के तट के किनारे, जो अहमदाबाद है गांधीनगर से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, ये है साबरमती नदी और यहीं पर है, इस तट के किनारे क्या है? अहमदाबाद। तो इन्होंने साबरमती आश्रम बनाया। क्या बनाया? साबरमती आश्रम। तो पहले इसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, पहले इसका नाम रखा सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम। तो प्रश्न आ सकता है कि सत्याग्रह आश्रम क्या मतलब किसने स्थापित किया? अब तुम कहोगे साबरमती आश्रम था वो तो गांधी जी ने किया था, सत्याग्रह आश्रम पता नहीं किसी ने किया होगा। तो सत्याग्रह आश्रम जो कि 1916 में स्थापित होता है गांधी जी द्वारा, किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। अब वहाँ पर दे देगा सत्याग्रह आश्रम किस नदी के किनारे गांधी जी ने स्थापित किया था, तो आपको साबरमती नदी लगाना है। और कौन से शहर पे? कौन से शहर में? अहमदाबाद में। ठीक, तो 1916 में। तो साबरमती नदी के किनारे था, तो इसी को बाद में कहा गया साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम इसको बाद में कहा गया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ रहने लगे। अब रहने लगे तो इस दौरान जो है मतलब काफ़ी घटनाएं इसके बाद 1917 से शुरू होती हैं, तो वो सब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन इनके बारे में कुछ जो है किताबों के बारे में देखते हैं। इन्होंने कुछ किताबें, क्योंकि यहाँ पर जीवनी ही पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा कुछ आगे शुरुआत करेंगे, तो इनके कुछ किताबों के बारे में देख लेते हैं। जैसे इन्होंने अपनी एक पुस्तक आत्मकथा लिखी थी, एक आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये इनकी क्या थी? आत्मकथा थी। आत्मकथा का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी कहानी लिखता है, अपने विचारों को लिखता है किताब में। लोग डायरी वायरी लिखते हैं जो, तो उसी को बाद में कंपाइल कर देते हैं। तो ये डेली डायरी लिखा करते थे, उसी डायरी को लास्ट में कंपाइल कर दिया, तो वो कहलाई जो है आत्मकथा। और इस आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मेरे सत्य के प्रयोग, इन्होंने जो प्रयोग किए सत्य के लिए उसको अपनी डायरी में लिखते थे, और वही डायरी कहलाई आत्मकथा। ठीक, और इन्होंने अनासक्त योग नामक एक किताब लिखी थी, अनासक्त योग एक किताब लिखी थी, यानी योगा पर भी इनका जो है काफ़ी वो था, अनासक्त योग। और हिंद स्वराज तो लिखी ही थी, एक किताब क्या थी? हिंद स्वराज, वो तो लिखी ही थी। ठीक है, हिंद स्वराज। और माई इंडिया माई ड्रीम है,
एक माई इंडिया माई ड्रीम एक किताब लिखी थी, और यंग इंडिया भी लिखी थी। यंग इंडिया तो इनकी पत्रिका थी, यंग इंडिया इनकी क्या थी? पत्रिका थी। हरिजन पत्रिका थी, यंग इंडिया पत्रिका थी। तो ये सब इनकी क्या थी? पत्रिकाएं थी। तो हिंद स्वराज जो 1909 में लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ जो है 1925 में प्रकाशित हुई थी। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। तो ये कुछ इनके क्या थे? किताबें थी। और ये कुछ लोगों से प्रभावित हुए थे, ऐसे थोड़े नहीं गांधी जी बन गए। सत्य से लड़ने वाले, सत्य के खिलाफ लड़ने वाले जो है अहिंसा का हथियार लेकर के। तो ये गांधी जी बनने के पीछे कुछ लोगों का योगदान था। जैसे इन्होंने एक किताब पढ़ी थी, रस्किन की किताब पढ़ी थी। तो रस्किन की किताब पढ़ करके इन्होंने उससे सीखा था। ये किताब का नाम था अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। इस किताब का नाम था अनटू दिस लास्ट। ठीक है। तो ये किताब पढ़ा था गांधी जी ने। तो इस किताब से सीखा था कि शारीरिक परिश्रम कैसे किया जाता है। किताब में बातें, फार्मूला लिखा गया होगा कि इंसान को शारीरिक परिश्रम कैसे करना चाहिए। ठीक है। तभी तो इतना शारीरिक परिश्रम करते थे गांधी जी, बिना कुछ खाए पिए 40-40 दिन तक भूखे रह करके हड़ताल कर दिया करते थे। तो ये किससे सीखा था? रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट। और एक जो है थोरो विचारक था, बहुत बड़ा जो है क्रांतिकारी था, विचारक था, विचारधारा जो है ये एक तरीके से जो है विचारक था थोरो। तो थोरो से इन्होंने सीखा था, थोरो की जीवनी और थोरो किताबों को पढ़ करके गांधी जी ने सीखा था कि जो है अवज्ञा, अहिंसा, वो अवज्ञा जो है कैसे किया जाता है। यानी सत्याग्रह को इन्होंने किससे ग्रहण किया था? थोरो से। तो थोरो से इन्होंने सत्याग्रह को अपनाया था, लिया था। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि थोरो से मतलब सत्याग्रह जो संकल्पना है कहाँ से इन्होंने सीखी थी? तो थोरो के विचार से सीखा था। और इसके अलावा जैन धर्मियों में अहिंसा होती है, तो जैन धर्मों से क्या लिया था? अहिंसा। तभी तो इनके प्रयोग थे अहिंसा पर। इनका हथियार क्या था? अहिंसा हथियार था इनका। ठीक है। तो इस तरीके से इनके कुछ जो है ये प्रयोग थे जो मतलब जिनका इन पर प्रभाव पड़ा था, जिनका इन पर क्या पड़ा था? प्रभाव पड़ा था। इन विचारकों का इन पर प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा जो है इनके कुछ जो है वो थे, क्या नाम है, टाइटल थे, उपाधियां थी। गांधी जी को कुछ लोगों ने उपाधियां दी थी, वो भी देख लेते हैं यहीं पर जीवनी में ही। उपाधियों में बात करें, जैसे इनको महात्मा कहा जाता था, वैसे नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन इनको उपाधि दी गई थी महात्मा की, तो किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। 1917 में जब इनका सत्याग्रह सफल हुआ था, चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि रविन्द्रनाथ मतलब महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में। और इसके अलावा इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते ना, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था इनको? सुभाष चंद्र बोस ने। तो राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इसके अलावा इनको जो है अर्धनग्न फकीर भी कहा, जो है एक अंग्रेज ने, चर्चिल जो उस समय वायसराय था, तो चर्चिल ने इनको, विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर भी कहा था। यानी ये जो है आधे तो कपड़ा पहनते थे, खाली एक धोती लपेट लेते थे, ऊपर से जो है खाली जनेऊ धारण कर लेते थे। ठीक है। तो इसलिए अर्धनंगा फकीर कहा किसने? चर्चिल ने कहा था। ठीक है। और इसके अलावा वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये इतने ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर थे कि मतलब एक बार जब इधर आपका जो नोआखाली दंगे हो रहे थे, तो यहाँ जा करके उस दंगों को कंट्रोल किया था जो है, और बॉर्डर पे रह करके। तो इसीलिए वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया किसको? गांधी जी को। किसने कहा था? माउंट बेटन ने। उस समय माउंट बेटन यहाँ का क्या थे? वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा कि किसको? गांधी जी को। ठीक है। और यहाँ बलूचिस्तान है, इधर जो है पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में चला गया है, तो बलूचियों ने इनको मलंग बाबा कहा था। क्या कहा था? मलंग बाबा। तो ये कुछ क्या है? उपाधि हैं, इनके उपाधि हैं। इन्हें प्रश्न आ जाता है, मलंग बाबा किसको कहा गया? गांधी जी को कहा गया। ठीक है। बलूचियों ने इनको कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और जो है महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? माउंट बेटन ने कहा। अर्धनंगा फकीर किसने कहा? चर्चिल ने कहा। तो ये इनकी उपाधियाँ थी। और थोरो से इनको क्या मिला? अवज्ञा, मतलब सविनय अवज्ञा, और या फिर जो है आपका सत्याग्रह। तो सत्याग्रह कहाँ से सीखा इन्होंने? थोरो के विचार से सीखा। ठीक है। और शारीरिक श्रम करने का विचार कहाँ से सीखा? रस्किन की किताब को पढ़ करके। ठीक। अनटू दिस लास्ट से सीखा। तो इस तरीके से इनके ऊपर कुछ प्रभाव पड़े। और भारत में जो आश्रम स्थापित किया, कब किया? 1916 में। आश्रम का क्या नाम था? साबरमती आश्रम। पहला नाम था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है।
और भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक, उसके पहले एक बार भारत आए थे, कब आए थे? 1901 में आए थे। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। देखो अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में अंतर समझते हो कि नहीं? अफ्रीका तो महाद्वीप है, जैसे भारत एशिया महाद्वीप में है ना, ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में है। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, जिस तरीके से भारत एशिया में है ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका एक देश है जो सबसे दक्षिणी में, इसलिए इसको दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। लेकिन वो किस कंटिनेंट पे है? अफ्रीका कंटिनेंट पे, अफ्रीका महाद्वीप पे। वहाँ 50 देश के आसपास है अफ्रीका महाद्वीप। सब मैंने पढ़ा दिया है, पूरा अफ्रीका भी पढ़ा दिया है। भूगोल में सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया था, जिससे कि पूरा विश्व का भ्रमण हो जाए सबका। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने यहाँ पर समझी। और कल फिर हम लोग गांधी जी के सत्याग्रह शुरू करेंगे। कहाँ से? चंपारण सत्याग्रह से शुरू करेंगे। ठीक।